लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे तो हमने सिस्टम की बात की थी। हम डिफाइन कर रहे थे सिस्टम को। हमने कहा था सिस्टम बेसिकली क्या है। हमने कहा इंटरकनेक्टेड जो एलिमेंट्स हैं उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में इस तरीके से ऐड करना कि वो एक कॉमन गोल के लिए काम करे। हम जब उसके कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे तो सिस्टम के कंपोनेंट्स के अंदर हमने बात की थी सब सिस्टम हमारे पास है, इंटरेक्शंस हैं, हमने कहा बाउंड्री होती है, एनवायरनमेंट होता है, ये तमाम बातें अपन कर रहे थे। तो सिस्टम और सब सिस्टम को हमने डिटेल में बात की थी। हमने कहा इसके अलावा जो सिस्टम के दो कंपोनेंट हैं वो आपके कंट्रोल और फीडबैक होते हैं, ये अपन बात कर रहे थे। लास्ट में चलते चलते हमने बात की थी कि ऑटोमेटेड और मैनुअल सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर अपन डिटेल में देखें टाइप ऑफ सिस्टम क्या है। टाइप ऑफ सिस्टम्स, टाइप ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम के टाइप कौन कौन से हैं। टाइप ऑफ सिस्टम्स की अगर अपन बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम हम कह रहे हैं जो टेंजिबल है, जिसे छूकर देख सकते हैं। टेंजिबल विच कैन बी टच्ड, जिसे हम छू कर देख सकते हैं, वो आपकी क्या है, टेंजिबल सिस्टम्स हैं, या जिन्हें आप कहते हैं फिजिकल सिस्टम, जिसे आप टच करके देख सकते हैं। जैसे आपका एसी है, एयर कंडीशनर, उसका अपना एक सिस्टम है, लेकिन आप उसे टच करके देख सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम जिनको कि आप टच करके देख सकते हैं उन्हें आपने फिजिकल सिस्टम नाम दिया है। ठीक है साहब। देन आपके पास हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम जिसे आप छूकर नहीं देख सकते, जो आपका एक कंसेप्चुअल मॉडल है। कंसेप्चुअल सिस्टम लाइक एल्गोरिथम, जैसे एल्गोरिथम होता है, जैसे एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम क्या है, एक कंसेप्चुअल चीज़ है, आप टच करके नहीं देख सकते भाई एल्गोरिथम को हमने हाथ लगाया। ओके, देन आपके पास होता है ओपन सिस्टम। which takes continuous input, regular input from environment, for example business system, जो कि बाहरी वातावरण से ही सब कुछ सीखता है, जो कि बाहरी वातावरण से ही मैच्योर होता है, उसे आप कहते हैं ओपन सिस्टम। देन आपके पास आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम which do not affect take input from environment, या हम कहें बहुत ही रिजिड सिस्टम होता है, बाहर से कोई एनवायरनमेंट से इनपुट नहीं लेता। जैसे हम बात कर रहे थे
अपना रिलीजियस सिस्टम, अपने रिलीजियस सिस्टम, आप जरा सा कुछ बोलेंगे घपला हो जाएगा, वॉट एवर द रिलीजन इज। देन आपके पास होता है डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम बेसिकली निश्चितता एवं संभावनाओं पर आधारित। आज संभावना है कि बारिश आएगी, आज संभावना है, आज 10% उम्मीद है कि बारिश आएगी। ये सब किसके ऊपर है? प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम कि भाई हमें इतना माल खरीदना है, तो जो निश्चितता और आपके प्रोबेबिलिटी के ऊपर आधारित है उसको आपने प्रोबेबिलिस्टिक या डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम के तौर पर रखा है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम, information system which is completely based on some information, which is completely based on some information. Even the weather system is also information system. जो भी इंफॉर्मेशन उनको वेदर से मिल रही है उसके बेसिस पर वो डिसाइड कर रहे हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी। ये जो आपके सिस्टम में आप ये नहीं कह सकते एक है तो दूसरा नहीं हो सकता। आपकी भावनाएं समझ गया मैं, आप जिस तरह से सोच रहे थे कि ये तो प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम में पड़ा था, लेकिन ये इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो एक सिस्टम है वो दूसरे के ऊपर काम नहीं करेगा। ऑल दीज आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। देन हमारे पास रियल टाइम सिस्टम हो सकता है। रियल टाइम सिस्टम बेसिकली हम कहते हैं जिसमें टाइम की इम्पोर्टेंस होती है, जिसमें हम कहते हैं टाइम की इम्पोर्टेंस है, विद इन 1/10 सेकेंड ये काम हो जाना चाहिए। रियल टाइम सिस्टम, अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम दे पा रहे हैं दैन दैट इज रियल टाइम सिस्टम। अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दे पा रहे हैं, एक स्पेसिफिक टाइम में वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रियल टाइम सिस्टम नहीं है। स्पेस सिस्टम जैसे आपका होता है, आप सोचिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के डिले पर बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। दीज आर नोन एज रियल टाइम सिस्टम्स। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। डिस्ट्रीब्यूटेड systems, the application which is distributed over more than one machine। ऐसी एप्लीकेशन जो कि एक से ज़्यादा मशीन्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। तो तमाम हमारे पास सिस्टम के टाइप्स हैं। हमें केवल इसमें समझना है कि इनकी जनरल डेफिनेशन क्या है, जनरल टर्म्स क्या है। तो एक बार फिर अगर अपन शुरू से बात करें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने कहा भाई फिजिकल सिस्टम क्या है, एसी किस टाइप का सिस्टम है, फैन किस टाइप का सिस्टम है, टेंजिबल है जिसे टच किया जा सकता है, तो हमने कहा फिजिकल सिस्टम है। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम हमने कहा वो जो कि कंसेप्ट है, कंसेप्ट, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिथम जिसको टच नहीं किया जा सकता, उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम माना है। देन हमने कहा ओपन सिस्टम जो कि एनवायरनमेंट से इनपुट लेता है, एनवायरनमेंट से सीखता है, बिजनेस। लास्ट क्लास में भी हम बात कर रहे थे जब अपन सिस्टम को डिफाइन कर रहे थे एंड फीडबैक और कंट्रोल की बात हम कर रहे थे, जो एनवायरनमेंट को से सीखता है, जैसे एजुकेशन सिस्टम।
बच्चा सबसे ज़्यादा किससे सीखता है? एनवायरनमेंट से। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे। तो वो क्या है? ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम हमने कहा वो सिस्टम जो कि एनवायरनमेंट से इनपुट नहीं लेता, बहुत रिजिड होता है, ऐसा लिखा हुआ है तो ये कि यही होगा। हमारे रिलीजियस सिस्टम्स, हमारे जितने भी धार्मिक सिस्टम हैं, भले ही किसी भी रिलीजन के हों, बहुत रिजिड होते हैं, वो एनवायरनमेंट से इनपुट नहीं लेते, इसलिए उनको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। देन आपके पास हो सकता है डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। डिटर्मिनिस्टिक जहाँ पर निश्चितता होती है, प्रोबेबिलिस्टिक जहाँ पर कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी के आधार पर हम काम करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिसाइड करती है कि ये काम होना है या नहीं होना है, कितने % उम्मीद है, ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन करती है। इसके बाद हमने कहा इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है। हमने एग्जांपल लिया था वेदर सिस्टम का। हमने कहा इंफॉर्मेशन बेसिकली वेदर जो प्रेडिक्शन होगा वो किसके ऊपर होगा? इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होगा। दैन वी टॉक्ड अबाउट रियल टाइम सिस्टम, सिस्टम जो कि रियल टाइम में रेस्पॉन्ड करेगा, सिस्टम जो कि रियल टाइम में रेस्पॉन्ड करेगा, उसे हमने रियल टाइम सिस्टम कहा। दैन वी टॉक्ड अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जहाँ पर कि एक एप्लीकेशन एक से ज़्यादा मशीन्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, उसे हमने कहा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? पल्लवी जी समझ में आ रहा है ना? घपला तो नहीं है? ओके। अगर हम बात कर, मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखवाने में भरोसा नहीं करता, अगर आपको कहीं आवश्यकता हो तो आप बता दीजिएगा। बहुत ज़्यादा थ्योरी जो आपके बेसिकली एकेडमिक्स के लिए तो काम आती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम सुनीता जी, जो कि कंप्लीटली इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, आपका जो भी ये मौसम विभाग है वो प्रेडिक्शन किस हिसाब से देगा कि आज बारिश आ सकती है? ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन। इलेक्शन थे अभी, सब अपने अपने प्रेडिक्शन लगा रहे थे कि भाई कितनी सीट आएगी। ये किसके ऊपर बेस्ड था? कंप्लीटली इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड था। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली जहाँ पर कि आप इंफॉर्मेशन को एज इनपुट ले रहे हैं और एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर producing some output. Okay, चलिए इसके बाद आपके पास है, अभी तक हमने जो सिस्टम्स की बात की, हमने कहा बेसिक प्रिंसिपल क्या है सक्सेसफुल सिस्टम के। प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल सिस्टम्स। सक्सेसफुल सिस्टम्स के प्रिंसिपल क्या है? किन्हें आप कहेंगे कि सिस्टम इज सक्सेसफुल? द सिस्टम शुड fulfill यूजर रिक्वायरमेंट्स। जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना चाहिए। यूजर की रिक्वायरमेंट्स है उन्हें फुलफिल करना चाहिए। शुड बी इम्प्लीमेंटेड वेल इन टाइम। well in time। बहुत तेज आंधी आने वाली है, अगर हमें 1 मिनट पहले पता चलेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो टाइम पे आपका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, टाइम पे आपके पास मैसेज आ जाना चाहिए, भाई 2 घंटे बाद बारिश आने वाली है। मैसेज तो आता है आजकल,
लेकिन जब मैसेज आता है तो बारिश नहीं आती। दोनों में से एक ही चीज़ आती है, मैसेज आता है या बारिश आती है। आजकल मैसेज तो आने लग गया कि भाई 3 घंटे बाद तेज़ बारिश होगी। एक दिन मैंने इसी चक्कर में क्लास ऑफ कर दी, शाम को क्लास थी, मैंने ऑफ कर दी, बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। उस दिन बारिश ही नहीं आई। दूसरे दिन क्लास थी, बारिश आ गई। तो एक ही चीज़ आती है, तो बारिश आती है, मैसेज आता है। ठीक है। सिस्टम शुड गिव विजिबल बेनिफिट, should produce visible benefits। आपको बेनिफिट दिखने भी चाहिए, इस तरीके के बेनिफिट होने चाहिए कि वो विजिबल हो। ठीक है, ओके। should be well documented, should be well documented। कल को आपसे कोई कह देगा भाई किस आधार पे कह रहे हो कि बारिश आएगी, यू शुड हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपरली। प्रॉपरली मेंटेन हो सके उसका इंतजाम होना चाहिए। बेसिक जो प्रिंसिपल है हमारे पास कि भाई सिस्टम आप कब कहेंगे कि सक्सेसफुल है, सिस्टम कब सक्सेसफुल माना जाएगा। हमने कहा यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, हमने कहा टाइम पे इम्प्लीमेंट हो जाए, बेनिफिट दिखने भी चाहिए, विजिबल बेनिफिट होने चाहिए, हमने कहा वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और मेंटेनेबल होना चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन हो जाए, इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए। ठीक है साहब। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो एक कंसेप्ट हमारे पास आता है सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट एक ऐसा बंदा जो कि सिस्टम के लिए कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल हो, एक ऐसा बंदा जिसको हम सिस्टम की जिम्मेदारी दे रहे हों, सिस्टम को समझने की जिम्मेदारी दे रहे हों, जिसको सिस्टम से रिलेटेड तमाम काम हमें करने पड़ रहे हों। अब सब जो सिस्टम एनालिस्ट है, अगर हम आईटी के कंटेक्स्ट में बात करें, क्योंकि पेपर अपना आईटी से रिलेटेड है, ऑल्दो जब हम लास्ट क्लास में सिस्टम सैड को डिफाइन कर रहे थे तो हम कह रहे थे भाई सैड बेसिकली इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू आईटी इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। हमने कहा जस्ट सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, हाउ टू डिजाइन ए सिस्टम। अगर एक सिस्टम को हम ऑटोमेटेड कर रहे हैं तो हमने बात की कि किस तरीके से ऑटोमेटेड होगा, हम उसकी स्टडी करते हैं। अगर सपोज एक सॉफ्टवेयर पहले से है, दूसरा सॉफ्टवेयर में हमें कन्वर्ट करना है तो हमें उस हिसाब से सोचना है। लास्ट क्लास के अंदर सैड को हमने जब इंट्रोडक्शन लिया था तो हमने इन तमाम बातें की थी। हम बात करें कि अगर आईटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर हम कह रहे हैं कि एक सिस्टम एनालिस्ट है, उसको हमने आईटी से रिलेटेड काम दे दिया, अब सब हमने उसको काम दिया तो क्या क्या काम वो करेगा, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। जैसे हम जिम्मेदारियों की बात करते हैं, सबसे पहला हमारे पास आता है he will define IT requirements in the organization। IT requirements in the organization। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर IT रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करता है। देन
प्रायोरिटीज को सेट करता है, सेटिंग प्रायोरिटीज। कब कौन सी रिक्वायरमेंट को करना है। आपके पास हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे काम हो जो कि कंप्यूटराइज करने हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का सा हमारा बजट तो इतना नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। भाई पहले ये कर लेते हैं, अगले साल ये कर लेंगे, 6 महीने बाद ये कर लेंगे। तो वो सब किसकी वजह, किसके थ्रू होगा, प्रायोरिटीज के थ्रू। ठीक है, राइट। गैदरिंग डेटा और फैक्ट्स। गैदरिंग डेटा और फैक्ट्स, डेटा या फैक्ट्स को गैदर करना। गैदरिंग डेटा और फैक्ट्स आज इसका सत्यानाश करेंगे, भूल जाता हूं मैं डेली। डेटा को गैदर करना और डेटा को एनालाइज करना। एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएशन, डेटा को एनालाइज करना एंड एवैल्यूएट करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, वही जो कि वर्ड डिफरेंस है। एनालाइजिंग का मतलब है उन चीज़ों को समझना, इवैल्यूएशन का मतलब उनका मूल्यांकन करना। समझना और उसको इवैल्यूएट करना, क्या सही है क्या गलत है, इवैल्यूएट करना। ठीक है, एंड एट लास्ट हम कह सकते हैं कंप्लीट सिस्टम को इवैल्यूएट करना। एक जो सिस्टम एनालिस्ट है उसके ये तमाम काम होते हैं। ठीक है, तुषार जी का एक क्वेश्चन है। तुषार जी कह रहे हैं सब मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये बिजनेस एनालिस्ट और सिस्टम एनालिस्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए तुषार जी, ये सब समय का डिफरेंस है। जब हम शुरू में बात करते थे तो हम सिस्टम की बात करते थे, सिस्टम एनालिस्ट की बात करते थे। जब शुरू में मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, अगर आप कल की क्लास में थे, कल भी हमने बात की थी कि भाई सिस्टम की जब हम बात करते थे तो हम उस वक्त बात करते थे जबकि हम सिस्टम को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये बहुत पुरानी बातें थी। धीरे धीरे वो सिस्टम एनालिस्ट टर्म आज आप देखते हैं किसी भी कंपनी में सिस्टम एनालिस्ट डेजिग्नेशन मिलती है क्या? शायद नहीं, क्योंकि आज की तारीख में वो जो सिस्टम वाली बात थी वो ख़त्म हो गई। आज की तारीख में हमारा जो इंडस्ट्री है वो मैच्योर हो गई। टीसीएस में है, कई जगह पर गवर्नमेंट में भी है, वैसे गवर्नमेंट में भी है लेकिन बहुत कम है। जिन्होंने पहले से मेंटेन कर रखा है उनका है, जिनका पहले से चली आ रही है वो आ रही है। आज की तारीख में हमने उसको और बेटर नाम दे दिया। हमने कहा भाई ये तो एक्चुअली बिजनेस को एनालिसिस कर रहे हैं, तो बिजनेस एनालिस्ट है। हो सकता है बेटा तो कितना बढ़िया छोरा है, सच में मेरी लाइफ बन गई। मैं बहुत देर से सोच रहा था लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया। ज़्यादा नहीं है, तीसरी है। हाँ थोड़ी पीता हूँ, 30 ml 60 ml होगी।
भाई साहब जितने पैग मैं चाय के लेता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा पैग तो लोग बाग वैसे ले लेते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों के। तो चाय तो फिर भी फ़ायदा करती है। आपको पता है ना चाय की उत्पत्ति कैसे हुई? नहीं पता? अरे पता है आपको? समुद्र मंथन हुआ था? नहीं था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें विष निकला। उस विष को शंकर भगवान ने पी लिया, अपने गले में रखा तो वो नीलकंठ हो गए। अमृत जब निकला तो शंकर भगवान ने सोचा कि यार इसका क्या करूं, ये दुष्ट राक्षस अगर पी गए तो ये तो अमर हो जाएंगे। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे थे, उन्होंने वहां से उस प्याले को फेंका इधर की तरफ, अमृत के प्याले को। तो वो जहाँ जहाँ उसकी बूंदें गिरी, नॉर्थ ईस्ट में गिरी, कुछ साउथ में गिरी, उन जहाँ जहाँ बूंदें गिरी वहाँ पर चाय के पौधे उत्पन्न हुए। तो इसीलिए शास्त्रों में चाय को अमृत तुल्य कहा गया है। और अगर आप सोशल उसमें देखें, मैं चाय पी लूँ ना बात करते करते, अगर आप सोशल एस्पेक्ट्स में देखें तो आज की तारीख में कहीं समाजवाद अगर है तो केवल चाय की थड़ियों पर। आप बड़े बड़े लोगों को आके देख लीजिए, ऐसी थड़ियाँ बनी हुई हैं, उन थड़ियों पे आएंगे, वो छोटी सी मुट्ठी पे आके बैठ के बढ़िया चाय पियेंगे, फिर गाड़ी में बैठ के चल देंगे। भले ही कितनी भी बढ़िया बढ़िया चाय की दुकानें खुल गई, लेकिन समाजवाद आपको वहीं मिलेगा। मैखानों में भी आजकल इतना नहीं मिलता। हरिवंश राय बच्चन की वो थी ना, एक कविता थी, बैर कराए मंदिर मस्जिद, प्रेम बढ़ाए मधुशाला। उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, प्रेम बढ़ाए चायशाला। चलिए अब थोड़ी जान आने लग जाएगी चाय से। तो हम सिस्टम एनालिस्ट की बात कर रहे थे। हमने कहा सिस्टम एनालिस्ट के क्या काम है। पहली बात है, सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या आईटी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कलेक्ट करेगा, फिर उनकी प्रायोरिटी सेट करेगा कि भाई पहला काम कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की अपनी प्रायोरिटी होगी। ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कि भाई इस काम को अभी कर लें, इसको बाद में कर लेंगे, हमारे पास इस चीज़ का बजट है, इसका नहीं है। उसके हिसाब से एनालिस्ट को प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। उन प्रायोरिटीज़ के हिसाब से फिर डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा गैदर करना पड़ेगा, राइट। डेटा गैदर करने के बाद उसे एनालाइज करना पड़ेगा, एवेल्युएट करना पड़ेगा, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। वैसे भी ये माना जाता है कि जब आप किसी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं तो जो डेवलपर्स हैं, अगर हम आईटी सिस्टम की बात करें तो उनकी जब प्रॉब्लम आएगी तो कौन सॉल्व करेगा? सामान्यतया आज के कंसर्न में हम कहते हैं भाई टीम लीड या प्रोजेक्ट मैनेजर। पुराने कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है। तो सिस्टम एनालिस्ट की अपन बात करते हैं। देन हमने कहा कंप्लीट सिस्टम को अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो कंप्लीट सिस्टम को इवैल्यूएट करने का काम भी किसका है? एनालिस्ट का, सिस्टम एनालिस्ट का है, राइट। किसी सिस्टम एनालिस्ट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, या हम कहें क्या क्या क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। एट्रीब्यूट्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। एट्रीब्यूट्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट के क्या एट्रीब्यूट होते हैं या क्या होने चाहिए? सबसे पहला है नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
सबसे पहले हमने कहा नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तभी सिस्टम एनालिस्ट काम कर सकता है। अगर सपोज आज आपको किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया जाए जिसमें कि मान के चलें दवाइयाँ बन रही है, तो आपको पहले उस ड्रग इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, किस तरीके से दवाई बनती है, कहाँ से माल परचेज होता है, कितना वेस्टेज होता है ना। आपके कोई अगर एक केमिकल है उससे कितनी दवाई बन रही है, तमाम चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। उसकी हिरार्की समझनी पड़ेगी, मेरे टॉप बॉस कौन है, उनके अंडर में कौन लोग काम कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। सपोज कोई एक बहुत सीनियर डॉक्टर आ गया और आपने उसको अपनी अकड़ दिखाई, वो चल देगा, है ना। तो वहाँ पर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा। उस ऑर्गेनाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, केवल आपका यही काम नहीं है कि भाई मेरा काम तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है। एनालिस्ट को आपकी तमाम चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इंटरेक्शन करना है। उसके इंटरेक्शन के बिना आप सिस्टम बना ही नहीं सकते। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटर पैकेजेज। knowledge of computer system and packages। सॉफ्टवेयर्स कहें, पैकेजेज कहें, जो पहले से बने हुए हैं। कंप्यूटर साइंस की जानकारी होनी चाहिए। सबकी नॉलेज होनी चाहिए। ही मस्ट बी जैक इन ऑल, ही मस्ट बी जैक इन ऑल। इवन जैसे सपोज, सॉरी उठा लो। हाँ सर, मॉर्निंग सर। फाइल है लेकिन वहाँ से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है, आज लगा हुआ है वो बताओ। फाइल मेरे पास है, फाइल तो मैं ले आऊँगा। हाँ तो मैं ले आता हूँ। वो आज लग रहा है ना, आज है कब है? 18 को है क्या? मेरी थोड़ी याददाश्त कमजोर हो जाती है, भूल जाता हूँ। वो आबिद का ही फ़ोन था। ओके, तो हमने कहा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कि सामने वाले बंदे को कंप्यूटर साइंस की जानकारी होनी चाहिए। सपोज आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटिंग का पैकेज चाहिए, आपको ये पता ही नहीं है कौन कौन से पहले से पैकेजेज हैं, तो आपने क्या किया, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर आप डेवलप करने बैठ गए। आप ज़रा सोच के देखिए, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है तो कितना टाइम चाहिए आपको? लगभग 5-6 महीने। कितने लोग आप लगा रहे हैं? 1 2 3 4-5 लोग लगा रहे हैं। किस किस को लगाना पड़ेगा हमें? मैं जस्ट आपसे अपने एनालिसिस की बात कर रहे हैं कि अगर हमें एनालिसिस करना है तो हमें करना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा ना। अपन वो सोच रहे हैं, तो हमें कौन कौन आदमी चाहिए? और 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 गपला कर गया। अकाउंटिंग जब आप कर रहे हैं तो क्या आपको अकाउंटिंग की जानकारी है? क्या आपका डेवलपर अकाउंटिंग जानता है? अकाउंटिंग कौन बताएगा? यू नीड ए सीए विद योर टीम।
एक्सपीरियंस चाहिए विद योर टीम, चाहिए ना। ये कौन सोचेगा? सिस्टम एनालिस्ट सोचेगा। क्या आप समझ पाएंगे क्या भाई आपको डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है? यही आपने पेपर होगा तो बड़ी मुश्किल से रट रट के पास किया होगा। कम आपने एमसीए वगैरह में जनरली पेपर होता है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह का, तो रट रट के किसी तरह पास किया होगा। अब उसको आपको जब सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना है, आपको कोडिंग करनी है, डिजाइनिंग करनी है, तो डेफिनेटली आपको बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा। आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, आपको लेजर्स भी बनाने हैं, तो बहुत भारी काम है, हल्का फुल्का काम थोड़ी है। यू नीड वन सीए, एटलीस्ट वन एक्सपीरियंस सीए। ओके, अब आपके सपोज साल भर में काम हुआ, एक सीए भी एंगेज था, 4 डेवलपर्स थे, आपने कहा सबको बनाने में आपको लगा 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, इससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है। जबकि 10,000 रुपये का कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में मिल जाएगा जो कि वो सारा काम कर रहा है। तो सिस्टम एनालिस्ट को पता होना चाहिए कि ये भी होता है कि भाई ये काम तो हमारी टैली नाम का एक सॉफ्टवेयर वो कर देगा, हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर टैली उस सारे काम को कर रहा है और हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है डेफिनेटली, तो क्यों ना हम उसे खरीद लें। टैली जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और कोई सिस्टम हो सकता है। तो आपके सिस्टम एनालिस्ट को उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सिस्टम एनालिस्ट को नॉलेज होनी चाहिए कि भाई जब हम काम कर रहे हैं तो कौन कौन से पैकेजेस हैं, डेवलपमेंट में क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो तमाम चीज़ें आपके सिस्टम एनालिस्ट को पता होनी चाहिए, राइट। चले आगे, चलिए। देन गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस। सिस्टम एनालिस्ट के इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको सबसे फैक्ट्स गैदर करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। अगर आप सबसे इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि सबसे आप रिलेशन मेंटेन करके रखें। अगर आप चिड़चिड़े रहेंगे तो इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाएंगे, हर किसी से भिड़ गए तो इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाएंगे। सो यू मस्ट हैव गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, एबिलिटी टू कम्युनिकेट, ability to communicate, कम्युनिकेट कर सकें, इसकी एबिलिटी होनी चाहिए। पता चला बात ही नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं चलेगा। वॉट एवर द लैंग्वेज, इर्रेस्पेक्टिव टू लैंग्वेज, अपन इसमें लैंग्वेज की बात नहीं करते, कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश ही आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, वो कम्युनिकेट कर सके, ये एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। बहुत नॉलेज और अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कम्युनिकेट कर सके, अपने आप को समझा, अपनी बात सबको समझा सके। एंड एनालिटिकल माइंड, एक एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। बहुत सारे लोगों में आप देखेंगे कि वो हर चीज़ को एनालिसिस करते हैं। अभी हाल ही में इलेक्शंस में नहीं देखा अपन ने, इलेक्शन एनालिस्ट आपके हर चैनल पर रहते थे, वो इलेक्शंस को एनालिसिस करते थे, इलेक्शन के बारे में इनपुट देते थे कि भाई इस बार इलेक्शन का ये माहौल है। तो वो एनालिस्ट सबसे आजकल हमें इलेक्शन एनालिस्ट मिलते हैं, वहाँ से आप देखते हैं तो उनका माइंड बेसिकली एनालिसिस का होता है। एनालिसिस के माइंड से ही आप एनालिसिस कर सकते हैं, वरना तो आप घूम के निकल जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा। एनालिटिकल माइंड अगर होगा, आप वहाँ से निकलेंगे तो आप देख जाएंगे भाई यहाँ पर टीम कैसे काम करती है, यहाँ पर थोड़ा खौफ का माहौल है, कोई किसी से बात नहीं करता है, सब अपने काम करते रहते हैं। एनालिटिकल माइंड देख लेगा, अरे यार ये काम नहीं होता, सब दिन भर चाय पीते रहते हैं, गपशप मारते रहते हैं, इनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? एक एनालिटिकल माइंड देखेगा। अब इसके बाद आपके पास आता है क्वालिफिकेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी।
क्वालिफिकेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। उसकी अच्छी क्वालिफिकेशंस हो जिससे कि वो इंटरेक्ट कर सके और जिम्मेदारी लेने की ताकत हो। जिम्मेदारी लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जिम्मेदारी लेने की उसकी हिम्मत हो, जिम्मेदारी लेने की उसका एटीट्यूड हो। कोई भी काम लाओ सब मैं कर देता हूँ, गलती हो गई हाँ सब मेरी गलती है, दिस इज बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की उसकी इच्छा हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पावर उसकी हो, उसे हम कहते हैं सिस्टम एनालिस्ट के अंदर ये तमाम चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है भाइयों बहनों। सर जनरली तो सिंगल पर्सन होता है। ये हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे सिस्टम हो, उनके लिए अलग अलग जगह आपने अलग अलग सिस्टम एनालिस्ट रखे हुए हों, है ना। जनरली सिस्टम एनालिस्ट आपके सिंगल पर्सन होता है फॉर ए प्रोजेक्ट, माइट बी नॉट फॉर ए बिजनेस। हो सकता है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सिस्टम चल रहे हों और उन्होंने हर सिस्टम के लिए अलग एनालिस्ट रखा हुआ हो, ठीक है ना, दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन एक सिस्टम के लिए जनरली एक एनालिस्ट होता है। तो क्वालिफिकेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। वो फिर आपके अलग अलग प्रोजेक्ट आप मान के चलिए ना। अगर एक प्रोजेक्ट में आप एक से ज़्यादा मॉड्यूल रख रहे हैं, हर मॉड्यूल के लिए आप अलग बीए रख रहे हैं, वो बेसिकली देखिए यहाँ पर क्या है, आप इसको आज के सिनारियो में जब देख के चलते हैं तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर टीम लीड की बात करते हैं। जनरली एक प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट के मॉड्यूल इतने बड़े हैं कि आपने उनमें प्रोजेक्ट मैनेजर हर मॉड्यूल के लिए रख दिया, उसके अंदर आपने टीम लीड बना दिया, ये आपके कंसेप्ट हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर एक कंसेप्ट है, सिस्टम एनालिस्ट एक कंसेप्ट है। तो इसको अब आपके कैसे डिफाइन करेंगे ये से आपके डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन कहे कि साहब ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट पे हमने एक सीनियर आदमी को बिठा दिया और सीनियर आदमी आपका सिस्टम एनालिस्ट हो गया। सो दीज आर बेसिकली कंसेप्ट्स। इसमें हम कोई रिजिड ऐसा नहीं है कि भाई एक से ज़्यादा सिस्टम एनालिस्ट हो नहीं सकते या सिस्टम कितना बड़ा होगा। ये कोई बहुत ज़्यादा रिजिड सिस्टम नहीं है, रिजिड बातें नहीं है ना, इट डिपेंड्स। और आजकल तो इन टर्म्स को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे आपके पास सिस्टम एनालिस्ट की जगह प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीड, जो ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंसल्टेंट्स, इस तरीके की अलग अलग चीज़ों में इसको बाइफरकेट कर दिया गया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, शक, समस्या, आपत्ति, ऑब्जेक्शन? ये जो अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई देखिए एक बार हल्का सा उसको पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। जो 2 लेक्चर्स में अपन ने पढ़ा, हमने बात की सबसे पहले सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हमने बात की
सिस्टम क्या है। इसके बाद हमने बात की सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। हमने बात की कि भाई सिस्टम के कंपोनेंट्स के अलावा दो और कंपोनेंट्स हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज में लेते हैं। कंट्रोल एंड फीडबैक की बात अपन ने की जी। प्रोसेस बेसिकली सब सिस्टम है। प्रोसेस अपने आप इसका अपने आप सिस्टम का पार्ट नहीं है। प्रोसेस तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पार्ट हो सकता है। नहीं, कंट्रोल फीडबैक कंपोनेंट हो सकता है। आपने कहाँ देखा था प्रोसेस को? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अपन बात करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज़ के अंदर जब अपन बात करते हैं तो वहाँ पर हम प्रोसेस एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली जो अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिस्टम सैड एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हमने कहा था कि नाउ द इंडस्ट्री इज मैच्योर, तो उन्होंने उसकी टर्मोलॉजी जो सारी वहाँ पर डिफाइन कर दी ना जी। सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज में है। सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, प्रोसेस सिस्टम का कंपोनेंट नहीं होता। प्रोसेस उसके अंदर किया जाता है, दैट्स ए डिफरेंट एस्पेक्ट। किसी भी सिस्टम का जो काम होगा वो क्या होगा? इनपुट लिया, एलिमेंट आप मान सकते हैं, इनपुट लिया, आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया, नाउ द प्रोसेस इज बीइंग डन। ओके, एलिमेंट हो सकता है, कंपोनेंट नहीं हो सकता, यही हम बात कर रहे हैं। एलिमेंट हो सकता है, कंपोनेंट नहीं हो सकता। कंपोनेंट तो जो हमारे पास है वो क्या होंगे? कंपोनेंट हमारे पास जैसे हमने कहा सब सिस्टम है, इंटरेक्शन है, आपने कहा इनपुट है, आउटपुट है। अब ये सब सिस्टम क्या करेगा? दिस विल प्रोसेस समथिंग। बेसिकली तो हर सिस्टम प्रोसेस करेगा ना, बट प्रोसेस इज एलिमेंट, प्रोसेस इज एक्शन, दैट इज नॉट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। इसीलिए जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है? स्ट्रेटजी है, वहां पर हम प्रोसेस की बात करते हैं। तुषार जी ठीक है, तो घपला तो नहीं? तो हम जब लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, हमने सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात की, हमने सिस्टम की तमाम डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद हमने कहा सिस्टम कौन कौन से टाइप के हैं, वो बातें हमने की। सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, उसके काम क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, ये तमाम चीज़ें अपन ने अभी पढ़ी है। अब हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है, दैट इज SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मुझे लगता है इस नए टॉपिक को अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। 4-5 मिनट के बाद अपन जावा स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर? नमस्कार।